हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मानचित्र अध्ययन और स्केल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपने अपने स्कूल के स्तर पर भी पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट स्तर पर भी पढ़ा होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत स्कूल से लेकर कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू लेवल तक होती है। इसलिए आज हम लोग यह प्रयास करेंगे जानने का कि सही अर्थों में मानचित्र क्या है और मापक का इससे क्या संबंध है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुली आंखों से पूरी पृथ्वी को देखना असंभव सा है, और यह भी असंभव है कि पृथ्वी की जो सही आंकड़े हैं या उसका जो सही एक्चुअल रेडियस है उसके आधार पर मानचित्र का निर्माण किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए कि पृथ्वी को कैसे समझा जाए, कैसे समझाया जाए और समझने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति उससे देखकर यह समझ जाए कि पृथ्वी हमारी कैसी है, वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष के तहत ग्लोब का निर्माण किया। ग्लोब का निर्माण पृथ्वी को समझने के लिए और समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने किया। इसलिए जब हम उसकी परिभाषा करते हैं तब हम यह कहते हैं कि ग्लोब इज द मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब मानवकृत पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जिसे देखकर पृथ्वी की आकृति को सही रूप से समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपने स्कूल के दौरान या स्कूली अध्ययन के दौरान यह पढ़ा होगा कि पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी गेंद की तरह है। फिर आपने पढ़ा होगा पृथ्वी संतरे की आकृति की है, और आगे चलकर आपने यह भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी अंडे की आकृति की है तथा इसे स्फीयर के रूप में भी कई लोगों ने समझाया होगा। लेकिन आज हम आपको बता दें कि पृथ्वी न तो गोल है, न ही गेंद की तरह है, न ही संतरे की तरह है, न ही इसकी आकृति अंडे की तरह है और न ही ये स्फेरिकल है। वास्तव में पृथ्वी की आकृति की तुलना हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी की आकृति एक यूनिक आकृति है जो खुद पृथ्वी की जैसी ही है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं कर इसे पृथिव्याकार ही नाम दिया है। हिंदी में पृथिव्याकार नाम है जिसे इंग्लिश में जियाइड कहा जाता है। GEOID, जियाइड। द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियाइड। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की जो आकृति है उसे हम किसी दूसरे आकृति से तुलना नहीं कर सकते हैं, और पृथ्वी की आकृति की तरह ही है जिसे इंग्लिश में जियाइड कहा जाता है। इस ग्लोब के द्वारा या इस ग्लोब के फोटोग्राफ्स के द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि इसकी आकृति या पृथ्वी की आकृति कैसी है। इस ग्लोब में आप देख रहे हैं कि यह एक सर्टेन एक्सिस पर 23.5 डिग्री के अंश पर झुका हुआ है। इसे 90 डिग्री सीधा होना चाहिए था इस तरह से, लेकिन यह सर्टेन एंगल पर यहाँ पर ये झुका हुआ है 66.5 डिग्री पर, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री का झुकाव मानते हैं। इसमें आप यह देख रहे हैं कि यह एक लंबी सी मोटी सी रेखा इस पूरे ग्लोब के बीच से पूरब पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर गुजर रही है। यह पूरे ग्लोब को कवर करता है। यह इसे हम अक्षांश के नाम से या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। इस अक्षांश पर दो तरह की रेखाएं आप देख रहे हैं। एक खड़ी रेखा जो ध्रुव से उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक खींची गई है। ये इस तरह से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर के नाम से जानते हैं, जबकि भूमध्य रेखा के समानांतर या पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखाओं को ग्लोब पर हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि अक्षांश और अक्षांश रेखा तथा अक्षांश वृत्त में क्या अंतर है। अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखा या वृत्त है जो ग्लोब पर खींची जाती है। यह धरातल पर कहीं दिखता नहीं है
और पृथ्वी परिसर कहीं नहीं देख सकते हैं। इसका निर्माण सिर्फ हम अपने सुविधा के अनुसार मानचित्र के लिए करते हैं या फिर ग्लोब में इसे देखा जा सकता है। पृथ्वी पर या ग्लोब पर जो भी रेखाएं पूरब से पश्चिम या भूमध्य रेखा के समानांतर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो भी रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं उसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसलिए 0 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव जिसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव जिसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर का हिस्सा और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दक्षिण का हिस्सा ध्रुव का क्षेत्र या अक्षांश रेखाओं का क्षेत्र है। 0 डिग्री से लेकर यदि हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश के संदर्भ में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश उत्तर की ओर और 0 डिग्री से 90 डिग्री का अक्षांश दक्षिण की ओर खींचा जाता है या अक्षांश पाया जाता है, जिसे आप अगर दोनों को हम जोड़ लें तो 90 डिग्री तक 180 डिग्री और एक भूमध्य रेखा यानी 181 डिग्री अक्षांश का कोण मिलता है या पाया जाता है या ग्लोब पर देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक अक्षांश वृत्त की बात है तो वृत्त इस ग्लोब के चारों ओर खींचा हुआ होता है। जैसे भूमध्य रेखा है, यदि इसके हम दूसरी तरफ का हिस्सा अगर हम देखेंगे तो उधर भी 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है उसको अगर हम इससे मिलाते हैं तो वह एक पूर्ण अक्षांश या पूर्ण वृत्त का रूप हो जाता है। यह रेखा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, लेकिन इसके उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाने पर इसकी जो लंबाई है वह क्रमशः घटती जाती है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति के कारण उसकी जो लंबाई है वह क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटता जाता है और ध्रुव पर जाकर वह एक बिंदु के रूप में हो जाता है। इसलिए जो अक्षांश वृत्त है वह 90 डिग्री पर नहीं देखा जाता है क्योंकि वह एक वृत्त के रूप में, इसलिए अक्षांश वृत्त जो है वह सिर्फ 89 डिग्री तक ही हो सकता है। अक्षांश वृत्त की अगर हम बात करते हैं तो वह 89 डिग्री यानी 89 डिग्री उत्तर और 89 डिग्री दक्षिण तक ही होगा। ऐसी स्थिति में जो कुल अक्षांश वृत्त का मान होगा या कुल अक्षांश वृत्त का जो टोटल होगा वह 180-2, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का जो ध्रुवीय भाग है उसे वृत्त के रूप में नहीं हम देख सकते हैं, इसलिए उसको उत्तर और दक्षिण ध्रुव को -2 के रूप में अगर हम देखें तो 180 - 2 = 178 डिग्री और एक भूमध्य रेखा को अगर हम जोड़ लेते हैं तो +1 यानी 179 डिग्री ही अक्षांश वृत्त किसी भी ग्लोब पर देखा जा सकता है। यानी अक्षांश वृत्तों की संख्या की अगर हम बात करें तो वह ग्लोब पर 179 डिग्री ही होता है, जबकि अक्षांश का अगर हम एंगुलर वैल्यू देखते हैं तब वह 181 डिग्री 181 होता है और अक्षांश के नाम पर अगर हम उसको देखें रेखाओं के नाम पर तो वह 180 होता है, क्योंकि अक्षांश रेखा नहीं है, जहाँ बिंदु है और रेखाएं केवल 189 डिग्री तक ही खींची जा सकती है। इसलिए अक्षांशों की कुल संख्या 181, अक्षांश यानी एंगल के रूप में 181, अक्षांश रेखाओं के रूप में 17 रेखाओं के संबंध में 180, क्योंकि यहाँ रेखा है और एक बिंदु को भी अगर हम मान लें, और लास्ट में यदि वृत्त के रूप में लेते हैं तो वो कुल संख्या 179 ही होता है। यह ग्लोब 3 विशेषताओं से युक्त होता है। इसमें जो विशेषताएं होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। वो विशेषताएं हैं, इसे हम यहाँ समझ सकते हैं। इट हैज ट्रू डायरेक्शन, इट हैज ट्रू एरिया एंड इट हैज ट्रू शेप एंड साइज। यानी इस ग्लोब में जो दिशाएं होती हैं, जो डायरेक्शन होता है वो सही होता है, उसमें जो एरिया दिखाया गया होता है वो भी सही होता है और उसमें शेप और साइज भी सही होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम इस ग्लोब पर किसी देश, महादेश या किसी भी स्थान की जब हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें दिशाएं उस संदर्भ में सही दिखती है।
उसका क्षेत्रफल भी सही होता है और उसकी आकृति भी सही होता है। जैसे यदि हम यहाँ पर भारत को देखें या यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महादेश को देखें तो उसकी आकृति भी सही दिख रही है, उसका दूसरे देशों के संदर्भ में या महादेशों के संदर्भ में दिशा भी सही है और उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो भी मापक के अनुसार सही दिख रहा है। यानी किसी भी ग्लोब की 3 विशेषताएं होती हैं और किसी भी मानचित्र में हम यह प्रयास करते हैं मानचित्र निर्माण के दौरान कि उसकी तीनों विशेषताओं में से एक या एक से अधिक विशेषताओं को यहाँ पर हम स्थानांतरित करें, लेकिन यह संभव नहीं होता है। मानचित्र निर्माण के दौरान हमारा यह प्रयास होता है कि कम से कम एक या एक से अधिक गुणों को हम यहाँ ट्रांसफर कर सकें। इसलिए मैप मेकिंग प्रोसेस जो है उस दौरान ग्लोब को भी ध्यान में रखा जाता है। मानचित्र निर्माण की जब हम बात करते हैं तो मैप मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड द एफर्ट टू ट्रांसफर द one or more than one features of the globe on a flat surface with the help of latitudes, longitude and a scale। मानचित्र निर्माण एक कला है जिसमें हमारा यह प्रयास होता है कि ग्लोब की एक या एक से अधिक विशेषताओं को समतल सतह पर हम अक्षांश, देशांतर और स्केल की सहायता से उसे प्रदर्शित कर सकें। लेकिन किसी भी मानचित्र में ग्लोब की तीनों विशेषताएं शामिल नहीं हो पाती हैं। यदि किसी भी मानचित्र में 3 विशेषताएं आ गई तो वो पुनः ग्लोब ही बन जाएगा। यानी किसी भी मानचित्र में जो फ्लैट सरफेस पर हम मानचित्र देखते हैं उसमें ग्लोब की तीनों विशेषताएं नहीं होती है, बहुत से बहुत एक विशेषताएं या एक से अधिक विशेषताओं का उसमें मिलना संभव होता है। तीनों विशेषताएं कभी भी किसी भी मानचित्र में नहीं देखा जा सकता है, नहीं मिलती हैं। No map can include all the 3 features of the globe. To draw the globe or whole earth or any part of it, we have to reduce the actual radius of the earth and calculate it with the given scale। इस सेंटेंस से यह समझाया गया है कि जब हम मानचित्र निर्माण का कार्य करते हैं तो मानचित्र निर्माण के लिए पृथ्वी की परिधि या एक्चुअल जो रेडियस है उसे हम रिड्यूस कर लेते हैं, उसे हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो एक्चुअल रेडियस है उसके आधार पर यदि हम मानचित्र निर्माण का कार्य करें, फ्लैट सरफेस का बनाने का काम करें तो फिर पृथ्वी की आकृति का ही लंबाई चौड़ाई लेना पड़ेगा जो संभव नहीं है। वैसी स्थिति में अपनी सुविधा के लिए हम पृथ्वी का जो एक्चुअल रेडियस है उसको हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार रिड्यूस कर लेते हैं और दिए गए स्केल के आधार पर उसे हम स्टूडेंट्स, मानचित्र अध्ययन के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास स्केल की जानकारी हो और उसके एरिया के एक्सटेंशन की जानकारी हो कि उसका अक्षांश देशांतरीय विस्तार कहाँ तक है और उसे कहाँ तक बनाना है। यदि हम किसी भी मानचित्र को लेते हैं तो उसमें कुछ प्राथमिक विशेषताओं को जान लेना जरूरी होता है अध्ययन करने के दौरान। इसलिए जब मानचित्र अध्ययन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने यह ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि उसमें जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं उसका हम अध्ययन ढंग से करें, अच्छे ढंग से कर सकें। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए 0 डिग्री लिखा गया है। ये 0 डिग्री खड़ी रेखाओं जो इस पूरे पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है उस पर लिखा गया है। वास्तव में यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरता है, इसलिए इसे यहाँ जब 12 बजता है तो उसी के संदर्भ में हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। इस मानचित्र पर जो भी खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खड़ी दिख रही है इसे हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं, और जो पड़ी रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से ही हम मानचित्र का निर्माण करते हैं। वास्तव में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता इसलिए पड़ती है ताकि हम किसी स्थान की सही वास्तविक स्थिति को जान सकें। लेकिन यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इस पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इसके बाईं ओर का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। इसी तरह से 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसके
ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस तरह से पूरी पृथ्वी 4 गोलार्धों में बटी हुई है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तथा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन यदि मानचित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ यह ध्यान देना जरूरी होता है कि यदि उस मानचित्र में नॉर्थ लाइन नहीं खींचा गया है या दिखाया गया नहीं है, तो भी यहाँ यह स्पष्ट होता है कि किसी भी मानचित्र का जब हम अध्ययन करते हैं उसके ऊपर का हिस्सा उत्तर दिशा को हमेशा इंगित करता है और नीचे का हिस्सा दक्षिण की ओर इंगित करता है। इसी संदर्भ में दाहिनी ओर का हिस्सा पूरब को इंगित करता है और जबकि बाईं ओर का हिस्सा पश्चिम दिशा को इंगित करता है। इस तरह मानचित्र अध्ययन के दौरान हम दिशाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होता है कि हम अक्षांश देशांतर रेखाओं का अध्ययन करें। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी किसी हम लोग स्थान की जानकारी लेते हैं या अध्ययन करते हैं, वह एक रिलेटिव स्टडी होता है, सापेक्षिक अध्ययन होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम ये कहें कि यह अफ्रीका महादेश है जो विश्व के लगभग मध्य में स्थित है, मान लेते हैं कि अफ्रीका महादेश है। इस अफ्रीका महादेश की स्थिति को यदि हम देखें तो यह दक्षिण अमेरिका से दाहिनी ओर यानी पूरब की ओर है, उत्तर अमेरिका महादेश से यह दक्षिण पूरब की ओर है, यूरोप महादेश से यह दक्षिण की ओर है, एशिया महादेश से यह पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की ओर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महादेश से यह पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। स्थान एक है अफ्रीका महादेश, लेकिन इसकी अवस्थिति अलग अलग देशों या महादेशों के लिए उसके संदर्भ में यह बदल जाता है। उसी तरह से यदि हम किसी एक छोटे से क्षेत्र का भी अध्ययन करते हैं, मान लेते हैं यहाँ यह भारत है, यहाँ यह उसकी राजधानी नई दिल्ली दिखाई गई है। यदि हम नई दिल्ली की भी बात करते हैं तो उसकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया से उत्तर पश्चिम, रूस से दक्षिण और किसी भी अफ्रीकन कंटिनेंट से यदि हम देखें तो उसकी स्थिति उत्तर या पूरब या उत्तर पूरब की ओर तथा यूरोप से दक्षिण पूरब की ओर होता है। यानी एक ही स्थान की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों से या अलग अलग स्थानों से अलग अलग होती है। इसलिए यह कहना यह उचित होगा कि जब हम स्थान का अध्ययन करते हैं तो एक्चुअली हम उसका सापेक्षिक अध्ययन करते हैं, रिलेटिव अध्ययन करते हैं, रिलेटिव स्टडी करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से जब हम किसी स्थान के, जैसे यह महासागरों की स्थिति यहाँ आप देख रहे हैं, ये अलग अलग महासागरों की स्थिति है। मानचित्र में आप भली भांति उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका महादेश को देख सकते हैं और यहाँ पर महासागरों की स्थिति को दिखाया गया है। इस मानचित्र अध्ययन के दौरान जब हम मानचित्र खींचने की बात करते हैं तो वहाँ पर स्केल एक जरूरी पार्ट हो जाता है, एक जरूरी हिस्सा हो जाता है। तो मानचित्र निर्माण के लिए सबसे जरूरी जो बातें हैं वहाँ 3 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, एक्सटेंट यानी अक्षांश देशांतर और तीसरा स्केल। आइए अब हम लोग स्केल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्केल क्या है? यदि हम स्केल की परिभाषा करें तो वास्तव में स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑन द मैप एंड देयर corresponding एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मापक मानचित्र पर खींची गई 2 स्थानों के बीच की दूरी तथा उन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के धरातल पर के दूरी के अनुपात को हम लोग मापक कहते हैं। मानचित्र पर इसे 3 तरह से दिखाया जा सकता है। स्केल को दिखाने का 3 तरीका है, 3 विधियां हैं। पहला है स्टेटमेंट मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड और तीसरा है आरएफ मेथड। इसे आपने अपने पूर्व की कक्षाओं में भली भांति पढ़ा होगा। यहाँ हम सिर्फ आपको यह दिखा रहे हैं कि स्केल की सहायता से हम मानचित्र निर्माण की बात कैसे करते हैं। यहाँ आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, ड्रॉ ए ग्रेटिकुल ऑफ आरएफ on RF 1:125 million for an area extending between 10 degree north to 50 degree north and 20 degree east to 80 degree east longitude when interval being 10 degree apart। यानी 1:125 मिलियन प्रतिनिधि भिन्न पर एक
10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए एक जाल तैयार करना है मानचित्र बनाने के लिए, जिसमें अंतराल 10 डिग्री होना चाहिए। तो मानचित्र निर्माण के लिए सबसे पहले हमें उसके रेडियस को निकालना होगा। रेडियस निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है जिससे भली भांति समझाया गया है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस या कैलकुलेशन फॉर आर इक्वल टू गिवन एज्यूम आर एफ। एज्यूम आर एफ जो प्रश्न में दिया गया आर एफ है डिवाइडेड बाई एक्चुअल आर एफ। प्रश्न में दिया गया आर एफ है 1:125 मिलियन, यहाँ लिखा गया 1:125 मिलियन, और अर्थ का जो एक्चुअल रेडियस है आर एफ है उसको हम लोग लिखेंगे एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ, एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ 1:250 मिलियन। तो एक्चुअल रेडियस को हम लोग यहाँ एक्चुअल रेडियस में डिवाइड करते हैं। 1:125 मिलियन को हम लोग डिवाइड करेंगे 1:250 मिलियन से, एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ से। तो इस प्रकार जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1:125 मिलियन इंटू 250 मिलियन डिवाइडेड बाई 1, देयरफॉर आर इक्वल टू 250 मिलियन डिवाइडेड बाई 125 मिलियन। इन अदर वर्ड्स या हम यह कह सकते हैं कि 250 मिलियन में जब हम 125 मिलियन से भाग देते हैं तब उसका जो परिणाम होगा वो 2 इंच होगा या 2 इंच होगा, क्योंकि इसे हम इंच में निकाल रहे हैं। ये अर्थ का जो रेडियस है एक्चुअल वो 250 मिलियन इंच में है, इसलिए आर जो निकलेगा उसका रिजल्ट इंच में होगा, 2 इंच के बराबर होगा। यहाँ यह जान लेना आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी रेडियस निकलता है इंच में या फिर स्केल में, उसका जो लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे 250 मिलियन रेडियस इक्वल टू 4000 माइल्स, और सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो 635 मिलियन जो अर्थ का एक्चुअल रेडियस है, 635 मिलियन का रेडियस होगा तो वो हमेशा उसका जो आर निकलेगा रेडियस होगा वो 6000 माइल को ही राउंड फिगर में रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए यहाँ पर यदि यह प्रश्न दिया गया 125 मिलियन आरएफ में, तो उसमें यदि हम इसको इंच में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 इंच आता है, 2 इंच बराबर 4000 मील और 1 इंच बराबर 2000 मील सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर। और जब हम इसकी बात सेंटीमीटर में करते हैं तो 635 मिलियन डिवाइडेड बाई 125 मिलियन इक्वल टू आर इक्वल टू 5.08 सेंटीमीटर होता है। और जो भी आर निकलेगा चाहे वो 2 इंच आए या 5.8 सेंटीमीटर आए, वो हमेशा क्रमशः 4000 मील और 6000 किलोमीटर को ही दिखाएगा। और इसी के आधार पर हम लोग अपने मापक का निर्माण करेंगे। जो भी मापक का निर्माण किया जाता है स्केल में या मानचित्र पर, उसे हम 3 तरह से दिखाते हैं जो पहले भी बताया गया है। या तो हम उसको स्टेटमेंट मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आरएफ मेथड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्केल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप। स्केल के आधार पर, जो स्केल अभी हम लोग ने समझा है उसके आधार पर 2 तरह का मानचित्र होता है, जिसे हम लोग स्मॉल स्केल मैप के नाम से जानते हैं और दूसरे को लार्ज स्केल मैप के नाम से जानते हैं। Small scale map are those maps in which comparatively larger area is shown on a comparatively small area. Wall map and atlas map are example of such small scale. कहने का तात्पर्य है कि स्मॉल स्केल जो मानचित्र होता है उसमें कंपैरेटिवली बड़े क्षेत्र को हम लोग छोटे से एरिया पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप वॉल मैप जो घर में दीवार पर टांगी हुई मानचित्र को देखते हैं या फिर एटलस में देखते हैं, वो सभी स्मॉल स्केल का उदाहरण होता है। दूसरी ओर जो लार्ज स्केल मैप है उसमें स्मॉल एरिया इज कवर्ड और शोन ऑन ए कंपैरेटिवली लार्जर एरिया। एक्चुअली लार्ज स्केल मैप में छोटे से क्षेत्र को बड़े से एरिया पर बनाकर दिखाया जाता है। टोपोग्राफिकल मैप और कैडेस्ट्रल मैप इसके सुंदर उदाहरण हैं। Cadastral map is the largest scale map in which scale is remain largest as 16 inch equal to 1 mile. Cadastral map सबसे लार्ज स्केल का मैप है, इससे छोटी यूनिट
तो हमारे यहाँ कोई राजस्व का नहीं होता है जिसे हम खेत का मानचित्र कहते हैं या खेत का नक्शा कहते हैं, इसे हम कैडेस्ट्रल मैप भी कहते हैं। इसका जो स्केल होता है, स्टैंडर्ड है, वह 16 इंच पर 1 माइल को दिखाने वाला होता है और यह सबसे बड़ा लार्ज स्केल मैप होता है। इससे छोटा यूनिट हमारे यहाँ नहीं होता है। दूसरा जो मैप है लार्ज स्केल मैप का, वो है टोपोग्राफिकल मैप, जिसे हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं: टोपोग्राफिकल मैप्स आर large scale standard map in which all geographical features except weather condition are presented through या represented through conventional sign and symbols। टोपोग्राफिकल मैप या स्थलाकृतिक मानचित्र एक बृहत मापनी का स्टैंडर्ड मैप है, मानक मानचित्र होता है जिसमें सभी भौगोलिक सूचनाओं को या विशेषताओं को, मौसम संबंधी विशेषताओं को छोड़कर जितनी भी विशेषताएं हैं, भौगोलिक विशेषताएं, उसको रूढ़ चिन्हों या सिंबल्स के द्वारा दिखाया जाता है, यानी कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल से दिखाया गया होता है। इसका भी अध्ययन हम लोग बाद में विस्तार से करेंगे। थैंक यू।